नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक दुबे आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसका बदला हुआ जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार पहली यूनिट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर को अपन ने अच्छे से कर लिया जो कि संकल्पना और विचार का है। इस संकल्पना और विचार को हमने भारतीय ज्ञान परंपरा से चालू किया था और तीर्थंकर पर ख़त्म किया। कुल मिला के इसकी 4 और 5 ऐसी क्लासें हैं जो सेपरेट हैं, जिनमें आप देख लेंगे तो वो छोटी छोटी हैं, और एक क्लास जो कि 4 घंटे की है काफ़ी बड़ी है। वहाँ से आप पूरे के पूरे जितना भी इसका सिलेबस था पहली वाली यूनिट के पहले चैप्टर का वो कवर हो चुका है। तो उसको आप लोग देखना, उससे आपके जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी निकल आएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर की, जो कि आप अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। पर इसको अपन ने बहुत ही छोटे से रूप में कोशिश ये की है कि बहुत ही छोटे से रूप में इसको संकलित किया जाए या इकट्ठा किया जाए और उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर लें। क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है और मेंस में तो खैर आप लोगों को इतिहास को अच्छे से करना ही है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है। जब आप क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मात्र अकेले फैक्ट ही फैक्ट है। उन्हीं फैक्टों को आपको सीधे याद करना है। कंसेप्ट के लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी बात कहाँ से जुड़ी हुई है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको पीपीटी मिल जाएगी, और याद रखना वो पीपीटी आप ले तो लेंगे, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट समझना है तो क्लास को देखना पड़ेगा। इसलिए आप क्लास को अच्छे से देखें और पूरी क्लास को देखें, तभी आपको वो समझ में आएगी। तो चलिए अपन इसको चालू करते हैं। कौन 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 सी ऐसी बातें हैं जो आने की संभावना है या आ सकती हैं। देखिए, ये वाली जो यूनिट थी पहली हमने कर ली। दूसरी यूनिट में हमको क्या देखना है? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, यानी प्राचीन मध्यकालीन। आधुनिक की यहाँ बात नहीं करेंगे। आधुनिक की बात जब आएगी तब वो आएगी चौथी वाली यूनिट में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इनको अपन अलग क्लास में करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? प्रमुख विशेषताएं घटनाएं, तो विशेषताएं घटनाएं तो एक में आ जाएंगी, और उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं। तो अपन जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे उनमें इन्हीं 4 चीज़ों पर फोकस करना है। किस किस पर? विशेषताओं पे, घटनाओं पे, प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं पे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। किस किस को पढ़ना है इस पूरी क्लास में, इसको देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। पाषाण काल इसमें सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राचीन भारत पूछा हुआ है। पाषाण काल जो है वो आपके अब मेंस में आ चुका है, प्री में नहीं आते हैं उससे क्वेश्चन, इसलिए उसको अपन ने यहाँ नहीं जोड़ा है। फिर आएगा आपका महाजनपद काल। यदि आप लोग कहेंगे ज़्यादा इच्छा है तो उसकी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा। महाजनपद काल। फिर होंगे विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, और फिर उसके बाद में गुप्त उत्तर काल। तो ये अपना पूरा प्राचीन भारत हो जाता है। दक्षिण भारत यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा कि जब ये थे तो इसके बाद कौन से शासक थे, तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। और जब अगली अपन क्लास डालेंगे या जो जब दक्षिण भारत पे आएंगे तो वहाँ से आप दक्षिण भारत को समझ पाएंगे अच्छे से। इसके अलावा इसमें पूर्व मध्य काल भी नहीं है, यानी कि जिसको हम राजपूत काल भी कहते हैं, है ना। राजपूत काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राजपूत काल में जो सामाजिक स्थितियां हैं वो बहुत हद तक उत्तरदायी होती हैं भारत में विदेशी शासन के आधिपत्य के जम जाने से। खास तौर पर जो इस्लामिक आक्रमण होते हैं, है ना, जो तुर्की और अरबी आक्रमण होते हैं, उनके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो राजपूत काल की जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको हम कब करेंगे? मध्यकाल में करेंगे, यानी मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल में भी है राजपूत काल आ जाता है। तो यहाँ पर हम गुप्तोत्तर काल तक इसकी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले ही सिंधु सभ्यता। मैंने क्या कहा? फैक्ट ही फैक्ट है, कंसेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता मुख्यतः कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया जा रहा है। कांसा एक धातु होती है जो तांबा और टिन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। इस बात से हमको ये एहसास हो जाता है और ये जानकारी मिल जाती है कि भैया टेक्नोलॉजी में सिंधु सभ्यता के लोग आगे हैं, इसीलिए तो उनको इसकी जानकारी है। अन्यथा कांसे की, अच्छा कांसा क्यों, तांबे को क्यों नहीं, तांबे से ही काम कर लेते, टिन से ही काम कर लेते, कांसे की क्या जरूरत थी? कांसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि कांसा तांबा और टिन की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा समय तक चलता है, हल्का भी होता है। ठीक है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है पहली बात। क्योंकि लोहे का भी आविष्कार नहीं हुआ। याद रखना, लोहे का जो आविष्कार होगा वो लोहे का आविष्कार कब होगा? इसी के बाद में अपन ने दूसरा चैप्टर देखा था ना यहाँ पे, वैदिक काल। इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। इसी में एक उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल, उसी में लोहे का आविष्कार होगा। उसके पहले तक तो लोहे के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। और जैसे ही लोहे का आविष्कार होगा तो एक क्रांति आ जाएगी,
वो क्रांति कैसे आएगी अपन करेंगे चर्चा। चलिए, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। अब सुनना ध्यान से, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, और जब लोहे का आविष्कार हो जाएगा तो धीरे धीरे करने के बाद में वहां पर द्वितीय नगरीकरण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण, ये प्रथम नगरीय सभ्यता हो गई, वो द्वितीय नगरीय सभ्यता हो जाएगी। द्वितीय नगरीय सभ्यता, जो कि उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का आविष्कार हो जाने से, कृषि में काफ़ी ज़्यादा उपज हो जाने से, जब दूसरी नगरीय सभ्यता आ जाती है तो हम उसके लिए एक तरीके से महाजनपद काल भी उसको हम कह देते हैं। तो महाजनपद काल, द्वितीय नगरीय सभ्यता, ये एक ही बात है, ठीक है ना। इनके अलग अलग नाम है क्योंकि विशेषताएं अलग अलग हैं, बाकी है उसी समय से संबंधित। तो ये हो गई द्वितीय नगरीय सभ्यता। तो यहाँ से देखिए, मैं जब आपको बताऊं तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ता हुआ चलूंगा, तो सभी चीज़ों को आप लोग पकड़ते हुए चलिएगा, है ना। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि लिख नहीं रहे हैं तो थोड़ा ख़राब है। लिख लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीपीटी तो मैं दे ही दूंगा आपके लिए, ठीक है। पर हमारा मन पता है क्या है? मन हमारा ऐसा होता है कि यदि पीपीटी उसको मिल गई तो मन में सोचेगा इसको पढ़ लेंगे, और जब बात आ जाएगी पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ लेंगे, फिर दूसरे दिन भी पढ़ लेंगे, तीसरे दिन भी पढ़ लेंगे, पर वो पढ़ा कभी नहीं जाता, है ना। इसलिए मैं पीपीटी तब देने की कोशिश करता हूँ जब क्लासों को आप लोग अच्छे से देख लें। मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए खुद के आप नोट्स जरूर बनाएं। चलिए, 1826 में सबसे पहला व्यक्ति है चार्ल्स मेसन। ये ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने इस सभ्यता के बारे में कुछ बताया। कब? 1826 में। जब आप इतिहास में आएंगे, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, ये 1826 वाला जो समय है, देखिए 1833 में विलियम वेटिंग आ चुका है, तो उसके पहले की ये कहानी है ना। विलियम वेटिंग से पहले की, यानी भारतीय गवर्नर जनरल अभी नहीं बने हैं, उनके पहले की ये कहानी है। तो उस समय चार्ल्स मेसन है। जब अपन वहां पे आएंगे तो ये अपन उनसे जोड़ देंगे, ठीक। और 1831 में दूसरा अंग्रेजी यात्री है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बर्न्स। ये यहाँ पर पहुंचा, इसने भी देखा, इसने देखा टीले वीले हैं, कुछ है यहाँ पे, शायद कुछ है। फिर क्या होता है, 1854 में लाहौर से कराची, कहाँ से? लाहौर से कराची में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तब दो व्यक्ति हैं, भाई हैं ये लोग आपस में, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। इन्होंने हड़प्पा के पश्चिमी सिरे को तोड़कर ईंटों की रोड बनवा दी। यानी कि पश्चिमी सिरा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थलों को हम देखेंगे वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो उनका होता है कौन सा? पश्चिमी सिरा, और एक उनका होता है पूर्वी सिरा, ठीक है। इस तरीके से था वो। ये जो पश्चिमी सिरा था ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ था, यानी किले टाइप का था। नीचे इस तरीके से बस्तियां हुआ करती थी। तो इसके पश्चिमी सिरे को, वही यहाँ बता रहे हैं कि पश्चिमी सिरे को तोड़कर ईंटों की रोडें बनवा दी। अनजाने में हुई गलती को समझा और एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता है। कब की बात है? 1854। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आ जाओ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखा था कि रेलवे का एकदम से बहुत तगड़े विकास होने लगा। वो कोई भारतीयों के लिए तो विकास हो नहीं रहा था, वो अपने खुद के लिए कर रहे थे, इसलिए ताकि बंदरगाहों से लेके जो शहर हैं, शहर से बंदरगाहों तक उनका कच्चा माल आ सके, रेलवे का विकास किया जा रहा था। इसी समय जब सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र आज के समय में हमको मिला है, वहाँ पर ये जॉन ब्रांटन, विलियम ब्रांटन जब खुदाई कर रहे थे और रेलवे लाइन डाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे ईंटें डली हुई हैं। उन्होंने कहा यार ये ईंटें हैं, ये किस लिए होंगी ईंटें? तो उन्होंने सोचा कि ये कोई भट्टा वगैरह रहा हुआ पुराने समय का। तोड़ते चले गए, तोड़ते चले गए। जब देखा कि भट्टा समाप्त ही नहीं हो रहा, तो इनको लगा कि इनने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद में 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ये लोग किसके नेतृत्व में थे? ये लोग थे जेएल मार्शल के नेतृत्व में। जेएल मार्शल के नेतृत्व में ये जेएल मार्शल एएसआई के प्रमुख थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। इन्हीं के नेतृत्व में इन लोगों ने खुदाई की, और इसके बाद 1921 में खोज हुई हड़प्पा की, जिसको दयाराम साहनी ने माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और 1922 में मोहनजोदड़ो आ गया, जिसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और 1924 में पूरे भारत में या पूरे विश्व के सामने ये जो पूरी सभ्यता है ये सामने आ गई कि हाँ भैया इस तरीके की कोई ऐसी सभ्यता भी है। क्योंकि अभी तक तो सब वैदिक काल ही मान रहे थे, उन्होंने देखा कि बीच में भी कोई ऐसी सभ्यता आ गई जो अपने आप में अद्भुत है, नगरीय सभ्यता है। तो ये कब आई है टोटल पूरी तरीके से? तो 1924 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। 21 में हड़प्पा आ गया, 22 में कौन आ गया? मोहनजोदड़ो आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती के पास थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। जो सरस्वती नदी है आज के समय में लुप्त हो गई है, वो सिंधु और सरस्वती, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर कह दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका एक नाम और आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि खोजा गया जो पहला स्थल था वो क्या था? हड़प्पा था।
इसे कांस्य युगीनी इसलिए कहते हैं क्योंकि कांसे का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी? सैंधव, तो सिंधु से सैंधव शब्द बन गया। अब देखिए, प्राप्त लिपि को नहीं पढ़ सकने के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक समय में रखा जाता है। अब ये क्या है भैया, इतिहास को जब हम या इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है पाषाण काल, जिसको हम प्राक ऐतिहासिक भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक, ठीक। एक आ जाता है हमारा आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और एक आ जाता है इतिहास या ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहास। ये वो काल है जहाँ पे हमारे पास में पर्याप्त साक्ष्य हैं। कैसे हैं? लिखे वाले साक्ष्य हैं, लिपि है, उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये इतिहास है। ये कहाँ से चालू होता है दोस्तों? तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समझ लीजिए इसको। कैसा कन्फ्यूजन है? वो आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, पाषाण काल तो आप समझ गए, इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। फिर पहले वाले को भी 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। इसको अपन देखेंगे बाद में, जब पाषाण काल पे आएंगे, मेंस पे आएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में तो रख दिया गया किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो आद्य ऐतिहासिक में ही वैदिक सभ्यता को भी रखते हैं। किसको रखते हैं? वैदिक सभ्यता को। इस वैदिक सभ्यता को इसलिए रखते हैं, तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो सोच रहे होंगे सर वैदिक सभ्यता को इसमें क्यों रखेंगे? इस समय के तो जो लिटरेचर हैं या इस समय के जो साहित्य हैं वो हमको मिल रहे हैं और हम पढ़ भी पा रहे हैं। तो बात तो आपकी सही है, पर इसको रखने का कारण ये है कि इस समय जितने भी ग्रंथ इस समय के हमको मिल रहे हैं, उनका संकलन, यानी उनको लिखा गया हो या उनको संकलित इकट्ठा किया गया हो, वो कब किया गया है? वो किया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी महाजनपद काल में। कब? महाजनपद काल में। तो इस समय के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी लिपि हमको 600 ईसा पूर्व के आसपास में मिल रही है। और ये पीरियड कब का है? ये पीरियड है 1500 से लेकर 1000। ये पूरा जो पीरियड है, ये पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इसके बाद में जब महाजनपद काल आता है तो वो 600 ईसा पूर्व के बाद कहा जाता है। और इसी समय भारत में लेखन कला भी चालू होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता दोनों को ही रखते हैं, क्योंकि इस समय ग्रंथों की रचना नहीं हुई ना, मौखिक रूप से थे और अलग अलग थे, इकट्ठे भी नहीं थे। ये सब इकट्ठे कब हुए हैं? जब महाजनपद काल यानी सूत्र काल आता है। इसीलिए इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक में रखा जाता है। कुछ लोग सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को ही रखते हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको पढ़ रहे हैं हम? आद्य ऐतिहासिक को पढ़ रहे हैं। आधा इतिहास है ना, लिपि तो मिल गई है पर पढ़ी नहीं जा चुकी। हम पढ़ नहीं पा रहे उसको कि उनने क्या लिख दिया। प्रयास बहुत किए गए पर नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब कभी पढ़ा जाएगा तो ये भी इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्तर में जम्मू या मांडा, ये चिन्नाव नदी है। विस्तार की बात कर रहे हैं हम, ऐसे कर लीजिए। उत्तर में हो गया क्या भैया? जम्मू। दक्षिण में हो गया महाराष्ट्र, दायमाबाद। ये गोदावरी नदी के तट पर है। लेकिन अब जो पुरानी किताबें थी आप लोगों ने गोदावरी देखा है, पर अब जो नई किताबें उसमें आ गया है कि गोदावरी जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। उसके तट पर है महाराष्ट्र का दायमाबाद। ठीक है। पूर्व में है मेरठ, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे, और पश्चिम में है सुतका गैंडोर जो कि दास्क नदी के तट पर है। इन चारों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, आने की संभावना है क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इनका स्वरूप जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा स्वरूप है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वो इस तरीके से लगभग में त्रिभुजाकार जैसा इसका स्वरूप हमको दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुजाकार। अब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? तो मुंडीगाक और शुर्तगोई बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, तो मुंडीगाक, शुर्तगोई। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की टेम्परेरी बस्तियां या अस्थाई बस्तियां कहाँ पर पाई गई हैं, तो वो अफगानिस्तान में है। कौन कौन सी? मुंडीगाक और शुर्तगई। ये अस्थाई हैं, यानी एक तरीके से जब इनका व्यापार वगैरह होता रहा होगा तो बीच में जैसे ठहरने का स्थान नहीं हो जाता, तो ठहरने के लिए बनाई गई होंगी। तो ये थी मुंडीगाक, शुर्तगई।
पाकिस्तान में अब कौन कौन सी हैं, तो सिंध और पंजाब बलूचिस्तान, 3 जगह पर अपन देखेंगे। सिंध में है मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चहुंदड़ो, ये हैं सिंध वाले प्रांत में। किसमें, सिंध प्रांत में। अब पंजाब में आ जाओ भैया, पंजाब जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में है। पहले ये एक ही हुआ करता था, विभाजन हो गए तो पंजाब का अलग पाकिस्तान है और यहाँ का अलग। गुजरात भी 2 हैं, एक पाकिस्तान में भी गुजरात है, एक यहाँ पे भी है। जब गुजरातों का युद्ध होगा, जब मैं आऊँगा अभी और आधुनिक उसमें आएंगे तो हम बताएंगे कि एक गुजरात वहाँ भी है। इसी प्रकार से एक आंध्र प्रदेश भी है ना, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। सिंध सिंध में क्या क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चहुंदड़ो। प्रश्न आता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कौन कौन मिले हैं, या ये कहाँ से मिला है। पंजाब में क्या क्या है, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, कोटला नेहंग खां है, मांट गोमरी है। बलूचिस्तान में है डाबरकोट, बालाकोट, सुतका गेंडोर, एक और लिख लेना इसमें, सुतका कोह, सुतका कोह। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में अब क्या क्या है, भारत के अगर जम्मू में देखें तो मांडा हो गया, पंजाब में रोपण है, क्या है, रोपण है। हरियाणा में क्या क्या है, बनवाली है, राखी गढ़ी है, मीठा तल है। ये जो राखी गढ़ी है भारत में सबसे बड़ा स्थल है। भारत में क्या है, सबसे बड़ा स्थल। क्लियर, सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी है। आधुनिक जो खोजें हो रही हैं उसके अनुसार तो कहा जा रहा है कि भैया जो राखी गढ़ी है ये पूरी सिंधु सभ्यता में है, लेकिन चूंकि किताबों में मोहनजोदड़ो ही आता है। ठीक, राजस्थान में अगर देखा जाए तो कालीबंगा है, इसको कालीबंगन भी बोल देते हैं, तो बंगन बंगन याद रखना, नहीं तरह आप लोग बोलने लगो कि यार इसमें ना नहीं लगा है। ठीक है, गुजरात में है लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, धौलावीरा। ठीक, महाराष्ट्र में दैमाबाद अपन ने देख ही लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए तो मेरठ, आलमगीरपुर, सहारनपुर, हुलास और बड़ा गांव। बड़ा गांव, हुलास, इन दोनों पे काफी प्रश्न आते हैं कि ये कहाँ के हैं। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरियन, अल्पाइन, मंगोलाइट सदस्य के लोग पाए गए हैं, जिसमें मेडिटेरियन सबसे ज्यादा हैं। मेडिटेरियन, इनको ही द्रविड़ भी बोलते हैं, भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं। मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय लोग, यानी भारत के जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। उन्हीं को द्रविड़ कहा जाता है, द्रविड़। इन्हीं को भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है, भूमध्य सागरीय, या इनको कहा जाता है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन। तीनों नामों को याद रखना। अब देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो है, कांसे की नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है, कांसे की एक नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, जो चूड़ी वगैरह ऐसे पहनी हुई है ना, बालों में ऐसा गुच्छा लगाए हुए है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का प्रतिनिधित्व करती है इस जाति का। ठीक है, मेडिटेरियन के बहुत सारे लोग मिले हैं, उनके 100 मिले हुए हैं। अल्पाइन और मंगोलाइट में देखा जाए तो मंगोलाइट में जो पुजारी की मूर्ति मिली हुई है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। पुजारी की मूर्ति है वो मंगोलाइट है, जो कि 3 पत्तियां साल को ओढ़े हुए हैं, है ना, 3 पत्ती साल को ओढ़े हुए हैं, तो वहाँ से मंगोलाइट मिले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी और डिटेल में यदि जाना हो तो आप मेरे मेंस वाली क्लास में चले जाएंगे, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, तो 2023 मेंस हिस्ट्री MPPSC, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से डिटेल से इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इतना आप लोग जान लें। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि, आपको एक ही तिथि याद रखनी है बस। जॉन मार्शल जो है वो कह रहे हैं 3250 से 1750, ये जॉन मार्शल हैं। पर जबकि कार्बन C14 के अनुसार जो DP अग्रवाल हैं, यानी कार्बन C14 के माध्यम से उन्होंने देखा जो कार्बन पद्धति है, उसमें उन्होंने बोला 2300 से लेके 1750। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो 1750 तो कुछ लोग अभी कमेंट में बोलने लगेंगे सर 1700 भी तो है, हमने तो 1700 पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, तुमने 1700 पढ़ रखा है, अलग अलग किताबों में 1700 1750 कभी भी इस तरीके के जो ऑप्शन है वो नहीं आते आपके पास में, क्योंकि ये कोई समय पीरियड थोड़ी ना, 50 साल का गैप कोई बहुत बड़ा गैप माना जाता है। आप बताइए कि 50 साल ऐसा हो गया, 50 साल, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 50 ऊपर हो जाता है या 50 नीचे हो जाता है। हाँ, समस्या तब है जब 500 ऊपर नीचे हो जाए, 500 नीचे हो जाए, जैसे कि ये यहाँ बोल रहे हैं 3250 और यहाँ 2350, ये सीधा 1000 का सीधा घाटा हो गया। तो 2300 से 1750, और ऐसे ऑप्शन भी नहीं आते, है ना, कि आप सोचें कि यार 1750 तो कहीं पर सिर्फ 1700 आ जाए, तो ऐसे ऑप्शन नहीं आते। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसकी लिपि को लेके बड़ी चर्चाएं होती हैं। इसकी जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरफ से लेके इस तरफ लिखी जाएगी, दूसरी लाइन में इस तरीके से लिखी जाएगी। इस लिपि की जो खास बात है वो ये है कि इसमें यू अक्षर का प्रयोग बार बार हुआ है और मछली का प्रयोग बार बार हुआ है। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहले कुछ ऐसा लिख दिया, फिर यहाँ पे ऐसा चित्र बना दिया, फिर ऐसा कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे पेड़ का चित्र बना दिया।
तो ये चित्रों के माध्यम से देखने से ऐसा लगता है, और इस लिपि को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं वृष्टेफेडन, या इसको गौमुद्रिका भी कहते हैं। वृष्टेफेडन या गौमुद्रिका, हिंदी में इसका अर्थ होता है भाव चित्रात्मक शैली, भाव के माध्यम से दर्शाना, यानी कि कोई एक भाव वहां पे रख दिया गया, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है भाव चित्रात्मक शैली। ठीक है, ऐसी हमको मिली है। इसकी पहली पंक्ति दाएं से बाएं होगी, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसी प्रकार से खरोष्टी लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा पाया गया है। यह लिपि मृद भांडों पर, मृद भांडों का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मृद का मतलब मिट्टी, मोहरों पर अधिक है। मोहरों का मतलब क्या है? मोहरों को आप कोई सिक्के तो नहीं समझ लेते कि यार भैया सिक्के हों, सिक्के नहीं है। मोहर का मतलब है कि उस क्षेत्र का कोई एक चिन्ह जो आवागमन में सहायता कर दे, अपनी पहचान बताने में सहायता कर दे, वो मोहर होती थी। इनमें कुल 400 कुल चिन्ह हैं। टोटल चिन्हों को देखा जाए तो 400 चिन्ह हैं, किसमें? उसी लिपि में, जबकि मूल चिन्ह 64 हैं जो बार बार आते हैं। मतलब कि ये 64 चिन्ह ऐसे हैं जो बार बार प्रयोग होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जब भी अपन इसमें देखेंगे तो मूल रूप से जैसे है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लास्ट में भी आया, आया ना। है की कितनी प्राथमिकता है का मतलब ये जो है लिखा हुआ है, ये है। प्रत्येक लाइन में लास्ट में है, और फिर अपन ऐसा डंडा लगा देते हैं, तो ये बार बार प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से जो मूल चिन्ह है वो 64 पाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा मोहर मोहनजोदड़ो से मिली हैं, दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिली हुई है। सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो है। यदि भारत की बात आती है तो राखीगढ़ी, अभी अपन ने चर्चा कर ली कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। मोहरों पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले पशु यूनिकॉर्न अंकित हैं। याद रखिएगा, एक सींग वाले पशु, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक सींग ये लगा दिया अपन ने, ऐसे करके बना दिया, तो एक सींग वाले पशु हो गए, ये 4 टांगे हो गई। शायद ये अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, है ना, आप लोग बना लेना इसलिए ताकि याद रखे, ताकि याद रहे आपके लिए। तो ये यूनिकॉर्न है जिनका एक सींग है। पूज्य पशु जो है वो कुबड़ वाला सांड है। कौन है? कुबड़ वाला सांड। तो ये दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में, तो आदमी गलत कराता है। ठीक है, पूज्य ये हैं, सबसे ज्यादा मिले यूनिकॉर्न है। चलिए, गाय, घोड़ा, ऊंट का चित्र सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। याद रखिएगा, गाय का चिन्ह नहीं मिल रहा है तो क्या गाय नहीं रही होगी? ऐसा तो है नहीं यार, अगर गाय रही होगी तो बैल भी तो रहा होगा, क्योंकि बैल तो है, यहां से हमने देख लिया कि कुबड़ वाला सांड है, तो गाय भी रही होगी। गाय की प्राथमिकता नहीं है यहाँ पर, गाय को महत्व नहीं दिया गया। गाय तो रही होगी, इसलिए उसके चित्र नहीं मिलते। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख स्थल, उनको क्या कहा जाता है। हड़प्पा, हड़प्पा दरअसल किसके तट के किनारे है? तो ये रावी नदी के तट के किनारे है ना। कौन सी? रावी। ये रावी नदी के तट के किनारे है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा का जो नाम है वो है गेटवे ऑफ सिटी, इसको अर्ध औद्योगिक शहर भी कहते हैं। इसके पश्चिमी टीले को माउंट एबी बोलते हैं, वही टीला जिसको जॉन ब्रांटन बंधुओं ने तोड़ दिया। यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे, 15 श्रमिक आवास, 12 अन्नागार मिले हैं। ये जो 12 अन्नागार मिले हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब एक कमरे के बराबर है। एक बड़ा अन्नागार जो मिलेगा वो मोहनजोदड़ो में मिलेगा। ठीक है ना, तो 12 अन्नागार हड़प्पा, बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो। यहाँ एक ताम्र भट्टी भी मिली हुई है, सोने के मनके वाली माला भी यहाँ से मिली हुई है। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का शहर और सिंध का बगीचा। इतने नाम है किसके? मोहनजोदड़ो के। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य हैं, पाशुपति जी की जो है वो मोहर मिली हुई है। एक व्यक्ति हैं इस तरीके से बैठे हुए हैं योग मुद्रा में, उनके आसपास जानवर हैं, नीचे 2 हिरण हैं, बाघ है, शेर है, भैंसा है, चीता है, इस तरीके से मिले हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि हो ना हो इस समय पर शिव की जो पूजा है वो पाशुपति के रूप में की जाती थी, जो पूजा हम आज भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ से पाशुपति की मोहर मिली है। क्लियर हो गया? याद रखना ये मोहर इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ की एक जो मोहर है उसमें सुमेरियन नाव है। अब यहाँ से क्या होगा भैया? सुमेरियन नाव, तो सुमेरियन नाव एक मोहर पे बनी हुई है, तो ये जो मोहर रही होगी वो मतलब सुमेरियन की होगी, और वहाँ से व्यापार होता रहा होगा। कैसे आ गई? इसी प्रकार सीप का पैमाना मिला हुआ है, चांदी का कलश है, यूनिकॉर्न की चांदी की एक मोहर मिली है। किसकी? यूनिकॉर्न की एक चांदी की मूर्ति मिली है। यूनिकॉर्न मतलब वही एक सींग वाला, एक सींग वाला। ठीक। यहाँ के एचआर क्षेत्र से कांसे की नृत्यकी पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। एचआर जो क्षेत्र है वहां से कांसे के नृत्यकी यानी कि नृत्यकी एक लड़की है नृत्य करती हुई, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है,
और पुरोहित राजा जी मिले हुए हैं। ये मंगोलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दो मिली हुई हैं। इनकी और विशेषता है कि एक साल को ओढ़े हुए हैं जिस पर 3 पत्तियों वाले फूल के कुछ चिन्ह बने हुए हैं। इसको आप लोगों ने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, जब आप देखते हैं तो एक व्यक्ति है जिसकी हल्की सी नाक थोड़ी चपटी टाइप की है, तो ये वही है। अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। स्तंभों वाला भवन यहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार, सबसे महत्वपूर्ण ये विशाल स्नानागार है। इस विशाल स्नानागार को मार्शल महोदय, कौन मार्शल महोदय? JL मार्शल, वो इसे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहते हैं। वो कहते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। निश्चित तौर पर यार देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है तो आश्चर्यों से भरी। जब इसको पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि वैदिक काल जब आया तब हम ग्रामीण सभ्यता में हैं, उसके पहले हम नगरीय सभ्यता अच्छे से जी चुके हैं। तो ये कैसे संभव है? तो ये आज जब तक उसकी लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सब लोग देखते हैं, अपने अपने अनुसार अनुमान लगा लेते हैं कि यार हाँ यार यहाँ पे ऐसा रहा होगा। देखने में जितना उनको समझ में आता है उतना बोलते जाते हैं। तो विशाल स्नानागार। अब इन तीनों की चर्चा अपन कब करेंगे दोस्तों? इन तीनों की चर्चा करेंगे भारत में कला स्वरूप, ये भी एक टॉपिक है आपका, है ना। तो जब हम कला स्वरूप पे आएंगे तो जो अपनी इसकी कला है, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की, गुप्त काल की, गुप्तोत्तर मौर्य काल की, मौर्योत्तर काल की, इन सभी कलाओं में हम इन सभी अन्नागार पे, स्तंभ वाले भवन पर, विशाल स्नानागार पर, इन सब पर 3-3 4-4 लाइनों में चर्चा करेंगे। तब देखेंगे कौन कितना लंबा है, कौन कितना बड़ा है, किसकी क्या विशेषता है। यहाँ पर आप ये जान लीजिए, ये जो विशाल स्नानागार है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था और यहाँ से एक तरीके का ऐसा लगता है देखने में कि ये लोग यहाँ आते थे, नहाया करते थे, पूजा के लिए अलग अलग घर बने हुए हैं, पूजा पाठ वगैरह हुआ करती थी। तो जैसा हम आज भी देखते हैं बहुत सारे मंदिरों में किस तरीके की प्रथा है, वैसी प्रथा कहीं ना कहीं उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। अब लोथल पे आ जाते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये कहाँ है? ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? भोगवा। इसको खोजने वाले कौन थे? तो इसको खोजने वाले थे रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। ठीक। यहां से डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये क्या होता है डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा? भोगवा नदी से एक उन्होंने हल्की सी नहर निकाली और साथ साथ एक गोदीवाड़ा बनाया, यानी कि एक कृत्रिम बंदरगाह, है ना। कृत्रिम नहीं, हाँ कृत्रिम बंदरगाह उसको बोलेंगे। कृत्रिम बंदरगाह, एक ऐसा बंदरगाह जहाँ से शहर से पूरा सामान आ सके, उस गोदीवाड़ा में आ गया, यानी कि उस जगह पे आ गया। जगह पे आ जाने के बाद वहाँ पे पूरा सामान हो गया और उसके बाद में वो धीरे से अपना समुद्र में चला गया। इस तरीके का एक गोदीवाड़ा जो है वो कहाँ पर है? लोथल में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो आप सोचिए उनके अंदर कितना दिमाग रहा होगा। यहाँ से चावल मिला है, चावल का प्रश्न आता है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मनके का कारखाना है, अग्नि वेदिकाएं हैं, 3 युगल समाधि मिली है, सती प्रथा है, पारस की मोहर है, मिस्र की मम्मी है, पंचतंत्र की लोमड़ी की कथा। ये जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको अच्छे से कर लेना। देखिए बहुत सारे लोग इतिहास को पढ़ते नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद PSC में नहीं आएगा, लेकिन भैया कोर्स चेंज हो चुका है और पहली यूनिट को उन्होंने बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि पहली यूनिट से 10 क्वेश्चन वो आपको देने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन की संभावना होती है। ऐसा हो सकता है किसी से 8 आ जाएँ तो किसी से 12 आ जाएँ, पर 7 से कम किसी यूनिट से नहीं आएंगे। तो आपको पूरा करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कम मैं इतिहास को बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको याद कर पाएँ। अन्यथा सीधे पढ़ाते हुए चला जाऊँगा तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस बने रहिए आप। आगे चलते हैं। चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो क्या है? इसको औद्योगिक शहर कहा गया है। अपन थोड़ा इस पर ध्यान रखना दोस्तों, जो जो बोलता जाऊँ उसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आए हुए प्रश्न है। मिस्र की मम्मी, ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। मिस्र की मम्मी कहाँ से? लोथल से मिल रही है। पंचतंत्र की लोमड़ी की कथा, अब यहाँ से आप दिमाग लगाना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने कब लिखी है? थोड़ा बताना कमेंट में, आप लोग पढ़ते हैं ना कब लिखी है। और ये ऐसी कथा के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रहे हैं। तो इनके तार बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, यही तो आश्चर्य है सभ्यता में। आगे चलते हैं। चाहुंदड़ो, इसको कहा जाता है औद्योगिक शहर। यहाँ दुर्गीकरण का अभाव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 भागों में है, पश्चिमी और पूर्वी। एक पश्चिमी हो गया, एक पूर्वी हो गया। इन दोनों में ही दुर्ग हैं, यानी ये किले से घिरे हुए हैं। तो यहाँ दुर्गीकरण का अभाव है, यहाँ दुर्गीकरण है ही नहीं। दुर्गीकरण का मतलब है चारों तरफ से प्राचीर से घेर देना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। झुक्कर और झाकर संस्कृति के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। झुकर और झाकर संस्कृति की संस्कृतियाँ क्या हैं? पाषाण युग से जब अपन और आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ कुछ संस्कृतियाँ डेवलप होने लगती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में तो नगरी सभ्यता आ जाती है, साथ साथ और भी कुछ संस्कृतियाँ चलती हैं। तो उन्हीं में से झुग्गर और झांगर संस्कृति के जो संस्कृति है उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं।
मनके बनाने का कारखाना और खिलौना निर्माण केंद्र यहाँ से मिला है। सौंदर्य प्रसाधन है और वक्राकार ईंटें। सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी चीज़ें हैं, अरे वही ब्यूटी पार्लर यार, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कंघी हो गई हो, बाल गूंथने का हो गया हो, तमाम तरीके की आप लोग जानते हैं, वो सब यहीं से मिले हुए हैं। वक्राकार ईंटें, इस पर प्रश्न आता है, ये मिली हैं। मोहरों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, ये भी यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कालीबंगा। ये तीसरी राजधानी कही जाती है। इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती। यहाँ यज्ञ कुंड मिला है, हवन कुंड, युगल समाधि मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें कहाँ मिल रही थी? चौंदड़ों में। अलंकृत ईंटें मिल रही हैं कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य के साथ साथ मनुष्य की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 जगह छेद है। तो ये 6 जगह छेद किसी ने क्यों कर दिए? कोई आक्रमण करेगा तो 6 जगह तीर निशान ऐसे मार के तो आक्रमण करेगा नहीं। आक्रमण में तो 1 या 2 बार मारेगा आदमी, वैसे सिर में मारने से मर जाता है। 6 जगह छेद का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित हैं, ऑपरेशन वगैरह ये सब, इससे भी ये लोग परिचित हैं। तो ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमको मिलते आते हैं। किसी का सिर वगैरह दर्द कर रहा होगा तो किसी ने सोचा होगा कि यार अब दर्द क्यों कर रहा है, तो उसने 6 छेद कर दिए, शायद उसका सिर सही हो जाए, ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। कुछ भी आप सोच सकते हैं, याद तो करना है। जुता हुआ खेत, ये इंपॉर्टेंट है। जुता हुआ खेत हमको कहाँ मिल गया भैया? कालीबंगा। और यहाँ से 2 फसलों के साक्ष्य मिल गए। कौन कौन से हैं? सरसों और चना। ये 2 फसलें बो रहे हैं वो लोग एक साथ में, सरसों और चना। ठीक है ना। अब धौलावीरा में आ जाए भैया। तो धौलावीरा कहाँ पे मिला है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे था? ये राजस्थान में था। धौलावीरा, धौला और वीरा इन दोनों को प्लस कर दो तो धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। सफेद कुआं, ये यहाँ पे लिखा तो है। चलिए, सफेद कुआं है ना। खगोलीय प्रयोगशाला, क्रीड़ागृह, विशाल जलाशय, साइन बोर्ड, दाम पट्टी 10, ये सब यहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ तीनों भाग में है और यह 3 भाग में वर्गीकृत है। बाकी स्थलों को हमने देखा था तो पश्चिम और पूर्व भाग में थे, यानी 2 भागों में थे। ये इस तरीके से 3 भागों में है। और ये जो तीनों भाग हैं वो तीनों भाग आपस में इस तरीके से वर्गीकृत है। ठीक है, क्या है? तीनों भाग वर्गीकृत है। क्लियर? ये हो गया धौलावीरा। खगोलीय प्रयोगशाला यहाँ से मिली है। क्रीड़ागृह है, खेलने वाला मतलब स्टेडियम है। विशाल जलाशय यहाँ से मिला है। साइन बोर्ड, नाम पट्टी, जिसमें 10 शब्द हैं। ये आता है प्रश्न, ठीक है, इसलिए मैं 2 बार बता रहा हूँ आपको। बनवाली ये कहाँ पर है? इसको रईसों का नगर कहा गया है। इसको अमीरों का शहर भी कहा गया है। क्या क्या? अमीरों का शहर, रईसों का नगर। बनवाली हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हो रहा है। जौ के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। बहुकक्षीय मकान, पैलेस, सुंदर घर भी मिल रहा है। यहाँ से एक चीज और मिल रही है दोस्तों, याद रखना, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन जिस पे अपन लोग आज हाथ वगैरह धोते हैं, जो अपने घर पर लगी हुई होती है, उस तरीके की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। सोचिए आप ये लोग कितने आधुनिक थे। ये है बनवाली, इसीलिए इसको रईसों का शहर या अमीरों का शहर कहा गया है कि उस समय भी इस तरीके से वैभव और विलास से ये लोग रह रहे हैं। इसके चारों तरफ खाई भी खोदी गई थी, यानी कि यहाँ बनवाली है तो इसके चारों तरफ खाई खोद दी थी, क्योंकि भाई महत्वपूर्ण आदमी लोग रह रहे हैं। जब कोई आए तो बहुत सोच समझ के आए, अन्यथा खाई में भी अंदर जा सकता है वो, यानी एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से। रंगपुर, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। रोपण में क्या है? मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। अब भाई कुत्ते के साथ दफनाया गया, कैसा क्या होगा? तो शायद ऐसा रहा हो कि किसी आदमी ने कुत्ते को पाल रखा हो, आदमी समाप्त हो गया तो उन्होंने बोला अब ये कुत्ता भी जी के क्या करेगा, तो उन्होंने साथ में दफना दिया हो, ऐसा हो सकता है ना। या शायद कुत्ता जब समाप्त हो गया हो तब दफनाया हो उसके बगल में, ये भी हो सकता है। चलिए, मुजफ्फरपुर मंडी, यहाँ से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। काय के? टकसाल के। पर यहाँ पे इस समय हमें कोई सिक्के तो मिलते नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई सिक्के वगैरह नहीं मिलते। मोहरें तो मिलती हैं पर सिक्के के कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन है। ये हमने यहाँ बता दिया है, पर नगर नियोजन को हम इसकी कला में देखेंगे। किस में देखेंगे दोस्तों? कला में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 16 के माप गुणक वाले पैमाने का उपयोग करते थे। प्रशासनिक जीवन देख लिया जाए भैया। प्रशासनिक जीवन कैसा है? सिंधु निवासियों की शासन व्यवस्था में विद्वानों में मतभेद है। क्यों नहीं होगा मतभेद? होगा, होना भी चाहिए। क्यों? फिर वही बात, लिपि नहीं पढ़ी गई भैया।
अब जब वहाँ पर जो कोई किताबें मिल रही हैं, किताबें तो नहीं मिली हैं, मतलब लिपि का मतलब जो मोहरों पे लिखा है, मृत भांडों पर लिखा हुआ है, जो भी कुछ मिल रहा है उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोल देंगे कि भैया कैसा प्रशासन था। फिर जिसने जैसा देखा और जिसकी जैसी दृष्टि रही उसी तरीके से उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया, उसी तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब किसने क्या लिखा है, तो भैया हंटर महोदय कह रहे हैं कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था है। क्या कह रहे हैं हंटर? जनतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी जन लोगों की व्यवस्था है, व्यक्ति हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। अर्नेस्ट मैके एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं नहीं भैया, एक प्रतिनिधि शासन के हाथों में शासन है। हालांकि लोगों ने जो कहा है उसके साथ में अपने विचार भी दिए हैं कि इन्होंने क्यों कहा है। उन विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत भी कर सकता हूं, पर यदि विचारों को मैंने प्रस्तुत कर लिया तो आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर ये जानेंगे कि किसने क्या कहा है। मार्टिमर व्हीलर क्या बोल रहे हैं? मार्टिमर व्हीलर बोल रहे हैं कि समर और अक्काद के पुरोहित शासकों के प्रतिनिधियों के समान यहाँ शासन है। ये की नहीं है, ये के है, प्रतिनिधियों के समान, यानी जैसा कि समर और अक्काद में है, वहाँ के पुरोहित वर्ग लोग हैं, वैसा ही शासन कुछ यहाँ है। पिग्गट महोदय ने क्या कहा? पिग्गट महोदय कह रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां रही होंगी। पिग्गट महोदय कह रहे हैं कि हाँ भैया, रहा होगा शासन प्रशासन, पर राजधानियां दो रही होंगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों को अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों के मध्य 463 किलोमीटर का अंतर है। मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। लिपि को पढ़ने के अभाव में सभी विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, उसकी विशेषताएं देख ली, प्रशासनिक जीवन देख लिया। अब हम आ जाते हैं सामाजिक जीवन पर। तो सामाजिक जीवन क्या है? सामाजिक जीवन भी रहा होगा भाई, समाज है तो जीवन अगर जीवन है तो समाज तो रहा ही होगा। अब कैसा समाज था? वही बात, लिपि नहीं मिली है, पढ़ नहीं पाए हैं, तो फिर सब अपने 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 विचार देंगे। तो इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात होता है कि समाज 4 वर्गों में विभाजित रहा होगा। ये मोटे मोटे तौर पर जब सब विद्वानों ने अपने अपने मत दे लिए तो सभी लोगों ने फिर एक तरीके से देखा जाए, सबने अपने अपने जब मत दे दिए तो फिर जो किताब वगैरह लिखते हैं उन्होंने 4 प्रकार से बांट दिया। विद्वान रहे होंगे जो कि पुरोहित आ जाते हैं, इसमें ज्योतिष आ जाते हैं और पुजारी आ जाते हैं, क्योंकि पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं ना, और पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं तो पुजारी भी रहा होगा। अब है योद्धा। तो योद्धा में सैनिक कार्य करने वाले और जनरक्षक आ गए, व्यवसायी आ गए तो इनमें दुकानदार आ गए, व्यापारी आ गए, शिल्प आ गए, और श्रमिक वर्ग आ गया तो श्रमिक, मछुआरे, घरेलू नौकर। इस तरीके से। अच्छा, ये आधार क्यों हुआ बांटने का? हमने जैसा ये बांटा है कि इस प्रकार से समाज रहा होगा। लिपि तो पढ़ी नहीं गई, लेकिन चूंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है तो वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि 4 प्रकार से समाज बढ़ जाता है। तो उसी को आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने इसको भी जोड़ने का प्रयास किया है कि ऐसी व्यवस्था रही होगी, धीरे धीरे आगे चलकर ऐसी हो गई होगी। इस आधार पर उन्होंने बोला है। चलिए आगे चलते हैं। खुदाई के दौरान अधिकतम नारी मृण मूर्ति मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि माता की सत्ता वाला। आज का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। बताइएगा कि आपके घर में कौन की चलती है, माता की चलती है या पिता की चलती है? इससे मतलब नहीं है, मतलब समाज में किसको मानता, किससे नाम से आप जाने जाते हैं, है ना। आपके जैसे कि मम्मी पापा की शादी होती है तो हम अपने पिताजी के सरनेम से जाने जाते हैं, तो वो पितृसत्तात्मक समाज है। और मातृ सत्तात्मक में माता की सत्ता के नाम से जाने जाएंगे, माता की वजह से। तो अभी क्या ऐसा कोई समाज है? अभी कोई ऐसा समाज है। ये है खासी गारो जयंतियाँ जो मेघालय में पाई जाती हैं, वहाँ पर ये इस तरीके की ट्राइबल्स हैं जहाँ पर आज भी मातृ सत्तात्मक सत्ता है। किनकी? मातृ सत्तात्मक। कहाँ कहाँ है? खासी, गारो और जयंतिया, ये मेघालय की है ना, मेघालय की जनजातियां हैं। यहाँ पर आज भी मातृ सत्तात्मक समाज हमको देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। बिल्कुल भाई, मातृ सत्तात्मक है तो स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक रही होगी। उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी के लोग आभूषण प्रिय थे, यानी आभूषण काफ़ी सारे मिल रहे हैं तो उनको आभूषण भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मनोरंजन के साधन के रूप में सिंधु निवासी लोग शिकार करना, शतरंज खेलना, संगीत नृत्य में भाग लेना आदि पसंद किया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु निवासियों ने अपने बालक बालिकाओं के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की थी। ऐसा हम वहाँ के नगर नियोजन से पता लगाते हैं। क्यों भैया, नगर नियोजन इतना अच्छा है तो यार ये नगर नियोजन के लिए कोई कला तो रही होगी, और कोई भी कला हो कैसी भी हो शिक्षा से तो जुड़ी हुई होती है। यदि उसमें शिक्षा ऐड नहीं हो, शिक्षा उसमें नहीं जुड़े किसी भी कला में, तो फिर वो कला इतनी निखर नहीं पाती ना। और नगर नियोजन ये बता रहा है कि कितने अच्छे से निखर के वो कला सामने आई हुई है।
जब नगर नियोजन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये इतना पुराने आदमी, इतने पुराने व्यक्ति कैसे इन लोगों ने इस तरीके से बना लिया होगा। तो वो सब बिना शिक्षा के थोड़ी ना हुआ होगा। इसलिए हम ये अंदाज लगाते हैं कि भैया हाँ, यहाँ पर अंक गणित और ज्यामिति आदि की शिक्षाएं दी जाती रही होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार कितने प्रकार से थे? तो 3 प्रकार से किया जाता था। एक था पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाह कर्म। पूर्ण समाधि का मतलब था कि इसमें सबको जमीन में गाड़ दिया जाता था, सबके साथ विविध आभूषणों, वस्त्र आदि रख दिए जाते थे। अब इसका मतलब क्या है? सबके साथ में दूसरी चीजें भी रख रहे हैं, तो वो चीजें कौन सी होंगी? जो उस व्यक्ति को पसंद होंगी। इसका मतलब कि ये लोग इस लोक के साथ साथ परलोक पे भी विश्वास करते हैं, इसीलिए तो रख रहे हैं कोई सामान सब के साथ में कि भैया अब ये निपट गया और इसका जो सामान है वो भैया तुम अपने साथ में ले जाओ, तो शायद परलोक भी जाता हो। इस तरीके के विचार तभी तो है ये। चलिए, अब है एक आंशिक समाधि। तो यहाँ से हम ये भी मानते हैं कि भैया शायद इनका दूसरे लोग पर भी कोई विश्वास रहा हो। इसके अंतर्गत शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और सब के बचे हुए भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधि अब ये भी कहीं होती है, बिल्कुल होती है। पारसी समाज में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। वो अपने शव को चील कौओं के लिए छोड़ देते हैं, वो लोग खा लेते हैं, फिर जो कुछ बचता है उसको गड़ा देते हैं। अब आ जाते हैं भैया दाह कर्म पे। तो ये तो आज है ही। इसमें शव को जला दिया जाता था, बाद में उसकी भस्म को एक बर्तन में भरकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार कृषि है, बाद में पशुपालन है, जबकि आर्थिक समृद्धि का आधार उनका व्यापार वाणिज्य है। ठीक, 9 प्रकार की यहाँ पर फसलें थी। गेहूं है, जौ है, चावल है, बाजरा है, अच्छे से याद कर लेना, आ जाती हैं। तिल है, खरबूज है, तरबूज है। लेकिन यह लोग गन्ना से परिचित नहीं थे। बार बार प्रश्न आता है, गन्ना से परिचित थे? नहीं थे। ठीक है, इनका व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक व्यापार इनका उन्नत अवस्था में था। अफगानिस्तान से अगर देखा जाए और ईरान से तो क्या क्या आ रहा है? चांदी है, सोना है। राजस्थान से तांबा आ रहा है। बदश्का से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त किए जाते थे। लाजबर्द भी प्राप्त किया जाता था, लाजबर्द, है ना। कर्नाटक से सोना आता था, यहाँ लिखा नहीं है, कर्नाटक से सोना आता था। हिमालय से देवदार के वृक्ष मिल जाया करते थे। इनका विदेशी व्यापार मुख्यतः ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि के साथ हुआ करता था। सैंधव सभ्यता के लोग तौल में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात का प्रयोग करते थे। यहाँ से एक स्केल की प्राप्ति हुई है जो कि 13.2 इंच का है। एक स्केल मिला हुआ है और ये लोग 16 के माप का उपयोग करते हैं। ठीक है, यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी है, घोड़ा है, गधा है आदि का उपयोग किया जाता था। इनका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। कौन सा था? लोथल था। लोथल था। इनके जो व्यापार होते थे वो कहाँ से होते थे? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सबसे ज़्यादा, मेसोपोटामिया, बहरीन, अमन, ये जितने भी थे यहाँ से इनके कहीं ना कहीं व्यापार हुआ करते थे। मेसोपोटामिया में एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसका नाम है मेलुहा। मेलुहा। तो वो अंदाज लगाया जाता है कि ये जो मेलुहा शब्द है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द से संबोधित करते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये अंदाज लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया ये जो दोनों हैं, इन दोनों का व्यापार आसपास में काफ़ी ज़्यादा होता था। इसी प्रकार ईरान की भी एक मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। ओमान है ये, है ना। ईरान की मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता का अब आते हैं धार्मिक जीवन पर। भैया क्या क्या जानते थे ये लोग? यहाँ पर मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, चूंकि मातृ सत्तात्मक समाज था। शिव की उपासना, देखना ध्यान से, ये सभी के सभी आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत कंफ्यूज होता है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनसे ज़्यादा होता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनसे नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जिनने नहीं पढ़ रखा तो वो तो अपने दिमाग से लगा देते हैं। अब जिनने पढ़ रखा है तो वो देखते हैं कि यार वैदिक सभ्यता में भी ये चीज़ें आ गई, ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी आ गई, पर सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे लोग थे नहीं तो वहाँ पे ऐसा नहीं रहा होगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सुनना ध्यान से।
शिव की उपासना, जो मोहर मिल गई तो वहाँ से शिव की उपासना समझ में आ गई। लिंग पूजा है, योनि पूजा है, पशु पूजा है, वृक्ष पूजा है, अग्नि पूजा है ना, जल की पूजा है, प्रतीक पूजा है, प्रतीक यानी प्रतीक बनाकर स्वास्तिक चिन्ह वगैरह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। मूर्ति पूजा है, उपासिकाएं एवं देवदासियां हैं, पूजा विधि है, जादू टोनों में विश्वास है। ये पूरी की पूरी चीजें हम आज देखते हैं। तो आज के समय में मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं है, मंदिर के साक्ष्य गुप्त काल में मिलेंगे। त्रिदेव की परिकल्पना नहीं है, यहाँ से क्या क्या है, क्या नहीं मिला, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। त्रिदेव की बात यहाँ नहीं मिली, त्रिदेव की बात नहीं मिली। पुनर्जन्म के साक्ष्य मिल रहे हैं, हाँ वो लोग मानते होंगे। पुनर्जन्म की बात मिल रही नहीं, अब परलोक की बात तो मिल रही है, पुनर्जन्म की बात नहीं मिलती। परलोक की बात तो मिल रही है, पुनर्जन्म की बात नहीं मिल रही। परलोक की बात तो मिल रही है पर पुनर्जन्म की बात नहीं मिल रही। ठीक है दोस्तों, तो मंदिर मिल गया, त्रिदेव मिल गए, परलोक की बात मिल रही है पर पुनर्जन्म की बात यहाँ पर हमको नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता तथा वर्तमान की हिंदू धर्म में एक जैसे संबंध नजर आते हैं। ठीक है, आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। इसको यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझना, मंदिर नहीं मिला, त्रिदेव नहीं मिले, परलोक इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुत्ते उत्ते के संग दफना रहे हैं या उसके सामानों के संग दफना रहे हैं तो उनका विश्वास होगा, पर पुनर्जन्म जैसी कोई हमें बात यहाँ समझ में नहीं आती है। तो मोक्ष की तो बात आएगी ही नहीं, क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, उससे नंबर भी आपके बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।